गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जो नवा चैप्टर चल रहा है उप सह संयोजक यौगिक, इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उप सह संयोजक यौगिकों में बंधन, कि उप सह संयोजक यौगिकों में बंधों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, इनकी ज्यामिति, इनमें संकरण, इनके रंगों की व्याख्या या इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो उसके लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो सिद्धांत दिए गए थे, एक तो वीबीटी और एक सीएफटी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। और वीबीटी है जो यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया। इसकी कुछ अवधारणाएं या परिकल्पनाएं तो वो कौन कौन सी हैं? इसमें इसकी निम्न अवधारणा है। सबसे पहली अवधारणा तो क्या है कि समन्वय संख्या या लिगेंडों की संख्या के आधार पर, कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंडों की संख्या के आधार पर केंद्रीय धातु परमाणु सीएमए के प्रयुक्त संकरण में प्रयुक्त एसपीडी कक्षकों की संख्या का पता लगाते हैं। मान लीजिए जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड 4 जुड़े हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, तो इसका मतलब 4 एसपीडी कक्षा के जो संकरण में भाग लेंगे। और मान लो 5 है तो 5 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे। तो मतलब संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या का पता किससे चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या लिगेंडों की संख्या के आधार पर। दूसरी चीज, सीएमए का सर्वप्रथम सीएमए का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। इसके बाद क्या काम करना है? सीएमए का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जो मैंने आपको बताया है किस प्रकार से, कि वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, या +3 या +4 जो भी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? फिर सीएमए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सीएमए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इसके बाद सीएमए के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये कार्य करते हैं और केंद्रीय विन्यास का निर्माण करते हैं। वह केंद्रीय विन्यास का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। चौथा रूल क्या है? यदि लिगैंड प्रबल है, यदि लिगैंड प्रबल है तो आंतरिक n-1 आंतरिक n-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, यदि आपका लिगैंड प्रबल है। अब ये प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड के बारे में मैं अभी आगे लास्ट में बताऊंगा इस थ्योरी में। हालांकि वो CFT के आधार पर वर्गीकृत किया गया था लिगैंडों को, लेकिन अपन को यही बताना पड़ेगा जिससे कि अपन इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों की ज्यामिति और संकरण को निकाल सके। तो n-1 डी कक्षकों का में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। और संकरण के लिए आवश्यक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं, अब और इस प्रकार बने संकुल को, जिसमें n-1 डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, इस प्रकार बने संकुल को अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। लो स्पिन निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। तो ये याद रखना, अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कब किसे कहते हैं? जिस संकुल के निर्माण में आंतरिक n-1 डी कक्षक इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक संकरण में भाग ले, उसके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो उपलब्ध हो जाते हैं n-1 डी कक्षक। पांचवा पॉइंट, यदि लिगैंड दुर्बल है, तो आंतरिक n-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। अब युग्मन नहीं होता तो संकरण के लिए जो बाहर के n-1 डी कक्षक भाग लेंगे, वह संकरण के लिए आवश्यक रिक्त n डी कक्षक, बाह्य जो डी कक्षक है वो n-1 डी नहीं n डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब के बाद आंतरिक कक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, बाह्य n डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। और इस प्रकार बनने वाले संकुल को ही बाह्य कक्षक संकुल
क्योंकि बाह्य रिक्त डी कक्षक भाग ले रहे हैं, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। उच्च चक्रण संकुल। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए इसके। अब छठा पॉइंट क्या है? भिन्न भिन्न संकरण के आधार पर ज्यामिति निर्धारित हो जाती है। संकरण के आधार पर और संकुल की ज्यामिति निर्धारित होती है। निर्धारित होती है। जैसे sp3 संकरण है तो चतुष्फल की है, भी बता चुका मैं आपको। dsp2 है तो आपका वर्गाकार समतलीय, वर्ग समतलीय। या sp3d2 या d2sp3 है तो अष्टफल की, पहले भी बताया ये इनकी ज्यामितियां हो जाती हैं। तो देखिए इस सिद्धांत के मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर संकरण में प्रयुक्त एसपीडीएफ कक्षकों की संख्या का पता लगता है कि कितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे। फिर सीएमए का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं और उसमें से ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन निकालकर केंद्रीय विन्यास बना लेते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि आपका जो संकुल है, संकुल का लिगेंड अगर प्रबल है तो अंदर के जो n-1d कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और वो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इसके इस प्रकार से जो संकुल बनता है उसको अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और अगर लिगेंड दुर्बल है तो n-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो वो तो भाग लेंगे नहीं, बाहर वाले nd कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और इस प्रकार बने संकुल को क्या बोलते हैं? बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। और संकरण के आधार पर ही हम संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 6 पॉइंट है इस अवधारणा में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ भाई, ये लिख लिया। अब देखो
लिगेंडों का प्रबलता, प्रबल या दुर्बल लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगेंडों की प्रबलता का कैसे पता लगेगा, उसके लिए स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, SC स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, SCS क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को अपन स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, SCS स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देखो इस श्रेणी के द्वारा हमको ये पता लग जाएगा कौन सा तो लिगेंड दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। तो उस श्रेणी में लिख रहा हूं, आपको ध्यान में रखना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आयोडीन माइनस Br माइनस, फिर थायोसाइनेट SCN माइनस, Cl माइनस S माइनस 2, फिर N3 माइनस F माइनस OH माइनस, इसके बाद ऑक्सलेट, एसीटेट और ऑक्सलेट, यहां से शुरू कर रहा हूं। फिर CH3CO माइनस C2O4 माइनस 2, इसके बाद H2O। यहां तक ये दुर्बल लिगेंड है, यहां तक H2O से पहले पहले क्या है, ये सारे दुर्बल लिगेंड है। H2O के बाद फिर प्रबल लिगेंड शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे दुर्बल हैं जो मैंने बनाए, यहां से प्रबल शुरू हो जाएंगे। NCS, ये थायोसाइनेटो है, साइनेटो है। NCS EDTA, फिर NH3 और लगभग प्रीडीन बराबर है पायरिडीन। NH अमोनिया और पायरिडीन बराबर है। इसके बाद एथिलीन डाइअमीन और डाइफेनिल, ये दोनों बराबर है। इसके बाद NO2 माइनस, इसके बाद CN माइनस CN, फिर NO2, सॉरी NO2 नहीं CO। तो ये इनके लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता क्रम है। जल से पहले वाले ये दुर्बल लिगेंड है, ठीक है ना। यहां नोट कर लेना, H2O से कम वाले दुर्बल लिगेंड है और H2O से ज्यादा वाले
H2O से ज्यादा है ना, ये से ज्यादा वाले प्रबल लिगेंड। एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिससे थोड़ा आप अंदाजा लगा सको कि कौन तो प्रबल है और कौन दुर्बल है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिक क्या है, जिन लिगेंडों में दाता परमाणु हैलोजन या आपके ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, जिन लिगेंडों में दाता परमाणु कौन कौन, या तो हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन और सल्फर हो, ऑक्सीजन सल्फर, तो वो दुर्बल लिगेंड होंगे। क्या होंगे? दुर्बल लिगेंड। इनमें देख लो, आयोडीन में I- Br-, यहां पर देखो सल्फर है, थायोसाइनेट में सल्फर है दाता परमाणु, तो दुर्बल लिगेंड है ये। फिर क्लोरीन हैलोजन में ही आ गया, सल्फर ये लिख ही दिया, और आपका N3- ये उपवाद कर लेना, फ्लोरीन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो जहां जहां पर भी ऑक्सीजन आ रहा है वो सब क्या है? दुर्बल लिगेंड। इसके अलावा जिन लिगेंडों में दाता परमाणु कार्बन हो, कार्बन वाला सबसे प्रबल होगा, उससे कम नाइट्रोजन वाला, और उससे कम फास्फोरस वाला, ऐसे रहेगा। तो इन लिगेंडों में देखो H2O के बाद इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वाला प्रबल लिगेंड। EDTA, इसमें भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन होने के कारण ये प्रबल है। अमोनिया में नाइट्रोजन है, प्रीडीन में नाइट्रोजन है, इनमें भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, और CO कार्बोनिल, इसमें भी क्या है? कार्बन है। तो इस कारण से ये क्या होंगे? आपके प्रबल लिगेंड होंगे। ठीक है, तो ये दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड की पहचान है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्रेणी याद रखनी है, H2O के पीछे वाले सब दुर्बल और आगे वाले प्रबल। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये आपको मैंने लिगेंड्स की प्रबलता का क्रम बता दिया है। आप पता कर सकते हो कौन से लिगेंड दुर्बल होंगे, कौन से प्रबल होंगे। लेकिन जरूरी नहीं, कहीं कहीं पर आपको ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा जब ये दुर्बल लिगेंड प्रबल बन जाएंगे और प्रबल लिगेंड क्या हो जाएंगे? दुर्बल। तो वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो अपवाद है। अभी आप इनको याद रखिए, इसी के आधार पर अपन अपने इनके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये पहचान याद रखना भाई, कौन से दुर्बल कौन से प्रबल। हाँ भाई, अब देखते हैं। मैं एक
संकुल यौगिक की ज्यामिति और उसकी व्याख्या कर रहा हूँ इस सिद्धांत के आधार पर। तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है कैसी ज्यामिति होती है और कैसी वो होती है। सबसे पहला यौगिक है NiCN4 का -2, NiCN का होल फॉर -2। इसका नाम क्या होगा? टेट्रासाइनो निकिलेट। अगर अपन इसका ऑक्सीकरण ज्ञात करें तो निकिल का कितना है x, और साइनो के कारण -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो निकिलेट सेकंड आयन। तो ऑक्सीकरण तो हमें ज्ञात करना है। हमारा वीबीटी क्या कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण ज्ञात करो, तो ऑक्सीकरण क्या है +2। अब आपका काम क्या है कि आपको निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। आपको क्या करना है? निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। पहले Ni, निकिल कौन से नंबर पे आता है? मन फेंको नी, क्यों जान जलाते हो, 28 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 28 पर है तो 3d8 4s2 और 4p खाली है। अब इसमें से +2 ऑक्सीकरणांक है, ऑक्सीकरणांक के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d8 4s0 4p0। अब यहां पर देखो Ni+2 के लिए मैं लिखता हूं तो 3d में 1 2 3 4, ये 3d है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 4s में कितने हैं? 0, और 4p में भी क्या है? 0। अब देखो यहां से आगे का काम आपका किसका है? लिगेंड का। लिगेंड कौन सा है? CN अभी देखा था अपन ने कैसा है? प्रबल लिगेंड है। जो CN है वो कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। तो लिख दो ये लाइन, CN प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। अतः ये क्या करेगा? इनका युग्मन करेगा। अतः यह है N-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। युग्मन से मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, युग्मित हो जाएंगे, ये खाली हो जाएगा एक। तो Ni+2 तो इनमें तो ये युग्मन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन है जो 4 कक्षकों में, एक ये खाली हो गया, एक ये 4s का खाली है, और 3 ये खाली है 4p के। तो देखो 3d 4s और ये 4p। तो संकरण के लिए कितने चाहिए अपन को? 4 चाहिए, 4 कक्षक। 4 लिगेंड है तो 4 कक्षक चाहिए, तो एक कक्षक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो आपका जो संकरण होगा वो कैसा हो जाएगा? DsP2। ये 4 संकृत कक्षक काम में आएंगे, 4 संकृत कक्षक काम में आएंगे, तो आपका जो संकरण है वो कैसा हो जाएगा? DsP2। इनमें ये साइनाइड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। इनको अपन चारों को दिखा रहे हैं, बस ये 4 संकृत का 1 2 3 4, ये DsP2 संकृत कक्षक हैं, DsP2। इसमें ये CN से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे ऐसे। अब DsP2 संकरण है तो ज्यामिति कैसी रहेगी?
भाई DsP2 संकरण है तो आपकी ज्यामिति कैसी रहेगी, बताया था ना। समतल वर्गाकार या वर्गाकार समतलीय, ज्यामिति कैसी रहेगी, वर्गाकार समतलीय। Ni से Cn, तो अब कुछ अंदाजा लग गया कि कब संकरण DsP2 होगा, कब sp3 होगा। अगर यहाँ दुर्बल लिगेंड होता तो sp3 संकरण होता, फिर इसका युग्मन नहीं होता, ठीक है ना। तो ज्यामिति तो वर्गाकार समतलीय, समतलीय। चुंबकीय गुणों की अगर अपन व्याख्या करें तो अगर इलेक्ट्रॉन, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित तो है भाई, इन्होंने ये लोन पेयर दिए थे और ये युग्मित हो गए, सभी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। बताया था ना, जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है अणु, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या होता, अनुचुंबकीय। और उसका अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते थे। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए न्यू बराबर अंडर रूट में n+2 बोर मैग्नेटायन वाला सूत्र काम में लेते हैं। तो देखो ज्यामिति पता लग गया, संकरण पता लग गई, चुंबकीय प्रवृत्ति पता लग गई, और इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है इसलिए ये कैसा होगा, रंगहीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनुपस्थित, अतः ये कलरलेस होगा, रंगहीन। तो रंग की भी व्याख्या हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अणु में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं तो वो अनुचुंबकीय और रंगीन होगा, ठीक है ना, ये याद रखना, ये भी पॉइंट है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, और इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय और कलरफुल, रंगीन होगा। तो ये इस अणु की क्या हो गई, व्याख्या हो गई ज्यामितीय पर। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया, बाकी और एग्जाम्पल मैं कल की अगली क्लास में कराऊंगा। कल इसके एग्जाम्पल ही देखेंगे अपन, और भी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, इस एग्जाम्पल को समझना है आपको। तब तक के लिए बाय।